हाय एवरीवन, आई एम ध्रुव और आप लोगों का एडी साइंस प्रयागराज पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपको पता है, इस नए सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर को रिड्यूस किया गया, यानी कट कर दिया गया। ये आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर फिर भी हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि सेकेंड चैप्टर जो आपका है लैंगिक जनन पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन है, इट मीन्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। थर्ड चैप्टर आपका मानव में जनन है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो आपको जब तक जीवों के बारे में एक रेफरेंस लेवल, एक मोटा मोटी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों के बारे में अगर जनन के बारे में नहीं पता होगा, तो आप लोग पुष्पीय पौधों के बारे में जनन और जंतुओं, इट मींस मानव के बारे में जनन नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले चैप्टर का कुछ समरी, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स आपको हम बताएंगे, जिससे आपका कुछ ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जनन के बारे में आप रफली एक नॉलेज जान पाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? जनन क्या है? तो आप लोग को अगर सिंपल फॉर्म में कहना हो कि जनन क्या है, तो जनन ऐसा एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने तरीके के, अपने समान तरीके के एक जीव को जन्म देता है, इसको जनन कह सकते हैं। अच्छा, ये जनन कितने प्रकार से हो सकता है? तो सिंपली अगर कहा जाए तो दो। ठीक है, जनन दो प्रकार से हो सकता है, और जनन दो प्रकार से हो सकता है। तो पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। जब जीवों में एक पेरेंट के द्वारा, यानी एक जनक के द्वारा, या कोई माता हो या पिता हो या कुछ भी कह सकते हैं, एक पेरेंट्स, एक जनक से एक नए जीव का जन्म होता है, तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। या एक किसी पेरेंट के बॉडी के द्वारा नए बॉडी का जन्म होता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। परंतु वहीं लैंगिक जनन में देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो पेरेंट्स या दो जीव मिल करके गैमेट, युग्मक के द्वारा नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। उसे कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अलैंगिक जनन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक जनक इन्वॉल्व होता है। तो जाहिर सी बात है, जो जन्म लेने वाला नया जीव होगा, उसका बच्चा होगा, वो अपने माता पिता की तरह सेम होगा, कॉपी होगा। तो इसीलिए इसके लिए एक टर्म यूज किया था, क्लोन। क्या? क्लोन। क्लोन क्या होता है कि जब कोई जीव अपने पेरेंट्स की तरह सेम डिक्टो कॉपी होता है, यानी फोटो कॉपी होता है, उसे क्लोन कहा जाता है। क्लोन के लिए एक टर्म प्रयोग में लाते हैं, उसे कहते हैं, क्लोन किसे कहेंगे? अगर क्लोन पूछा जाए, क्लोन कहेंगे किसे, तो क्लोन कहेंगे जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली सिमिलर। मतलब ऐसा जीव जो अपने माता पिता के जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी आंतरिक गुण और बाह्य गुण के समान होता है। जीनोटाइप मतलब आंतरिक गुण, जीन, डीएनए, कलर, आंतरिक प्रॉपर्टी, अंदर की गुण, और फिनोटाइप यानी बाह्य का रंग, रूप, आकार, ये सब अगर समान हो तो कहेंगे फिनोटाइप। तो जब कोई जीव, जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला नया जीव अपने माता पिता के इन जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली सिमिलर होता है, समान होता है, तो उसे कहते हैं क्लोन। अच्छा, क्लोन क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है? पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लोन जो होता है हमेशा हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही हो सकता है। मतलब ये क्लोन प्राकृतिक रूप से, नेचुरली हो सकता है तो अलैंगिक जनन में, क्योंकि अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक जंतु, एक जीव इन्वॉल्व होता है, और वो अपने माता पिता की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोन वर्ड का मीनिंग है जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली सिमिलर। अब यहीं आते हैं दूसरी तरफ, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की तरफ। अच्छा, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया, जैसा कि आप लोग को अभी मैंने बताया, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स यानी दो जीव इन्वॉल्व होते हैं, दो लोग मिलकर के एक नए जीव को जन्म देते हैं, मदर फादर कह सकते हैं आप लोग। अच्छा, जब दो जीव या दो गैमीट या दो युग्मक के माध्यम से जब कोई नया जीव जन्म लेता है, तो जाहिर सी बात है, जो जन्म लेने वाला नया जीव होगा उसके अंदर दोनों गुण होंगे। अच्छा बताइए, कोई जीव ए है, कोई जीव बी है, ये दोनों मिलकर के सी को पैदा करते हैं। ठीक है, सी को जन्म देते हैं। तो जो सी होगा, इसके अंदर किसका गुण होगा? ए का भी होगा, बी का ही होगा। ए का 50% होगा, बी का। तो सी किसकी तरह होगा? ना तो ए की तरह होगा, ना तो बी की तरह होगा। सी बिल्कुल अपने माता पिता से डिफरेंट होगा। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन। तब आप लोग देखेंगे जो ये वेरिएशन है, इट मीन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, तो जो जन्म लेने वाला नया जीव होता है अपने माता पिता से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर दोनों जीवों का गुण होता है, दोनों जीवों का लक्षण होता है, और इसे कहते हैं वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन है, जीवों के विकास के लिए, नए जीवों की उत्पत्ति के लिए काफी आवश्यक होता है। आपको 6 चैप्टर में, जब नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे विकास, तो उसमें आपको वेरिएशन के बारे में अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है विकास के क्रम में। ठीक है, तो आप लोग ये जानेंगे। तो वेरिएशन कहाँ पे आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में। ठीक है,
तो आई थिंक आपको ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्लियरिटी होगी होगी, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, अब जो आपका अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जंतु में भी हो सकता है, पौधों में भी हो सकता है। पौधों में भी लैंगिक जनन होता है और जंतुओं में भी। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो जंतु होते हैं, निम्न स्तर के प्राणी होते हैं, वो अलैंगिक जनन कहते हैं, तो उनके लिए सामान्यतः अलैंगिक जनन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब होता है अगर कोई एक पेरेंट्स अपने नए चाइल्ड, अपने नए जनरेशन पीढ़ी को जन्म देता है, तो यानी एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर पौधों के लिए और जंतु के लिए, दोनों के लिए सिमिलर, दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं अलैंगिक जनन। परंतु पौधे पौधों के लिए सामान्यतः अलैंगिक जनन के जगह पर उसके उसके बदले एक नए जनन, एक नए शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, जब कोई पौधा या कोई पौधे की बॉडी, जब किसी पौधे के बॉडी से, चाहे उसका रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ होता है, फ्लावर हो सकता है, कोई भी एनी अदर पार्ट्स, किसी पौधे के किसी एक भाग से अगर कोई नए पौधे का जन्म होता है, सामान्यतः कह सकते हैं इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। ये भी एक अलैंगिक जनन की ही प्रक्रिया है, ये भी अलैंगिक जनन ही है, लेकिन पौधों के लिए स्पेसिफिकली इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कभी भी जंतुओं के लिए प्रयोग में नहीं लाते, ये जंतुओं के लिए प्रयोग में इस शब्द का नहीं करते, ये हमेशा पौधों के लिए प्रयोग में आते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, जंतु पौधों के लिए दोनों कॉमन यूज कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान देने की ये है कि पौधों के किसी एक भाग से नए पौधे का जन्म कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो जो भाग नए पौधे को जन्म देता है, यानी जो भाग से नए पौधे की उत्पत्ति होती है, उस भाग को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धक यानी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। और ये अलग अलग पौधों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं आलू में, अगर आपको आलू का नया पौधा लगाना हो तो आप आलू के साथ क्या करते हैं? आलू कट करते हैं, जहां पे आलू की आंख होती है आप उसको जमीन में दबा देते हैं। फिर उस नई आलू की आंख से क्या होता है? वहां पे अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है और नया पौधा उगाता है। तो जो आलू की आंख है, ट्यूबर, उसे क्या कहते हैं? ट्यूबर। ये स्टेम होता है बेसिकली। तो जो ट्यूबर है ये क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, कायिक प्रवर्धक। ठीक है। अब वैसे ही एक देखा होगा आपने जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं उसको, वाटर हाइसिंथ, इसका एक निकनेम भी है। निकनेम मतलब एक उर्फ नाम, एक इसका निकनेम है टेरर ऑफ बंगाल। तो जो वाटर हाइसिंथ है उसके अंदर होता है ऑफसेट। क्या होता है? ऑफसेट। ये ऑफसेट के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ऐसे जिंजर में होता है, यानी अदरक में होता है राइजोम, बनाना एगियो में होता है बल्बिल। ढेर सारे अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपिगुल का सिंपल सा मतलब पौधों का एक ऐसा भाग जो नए पौधे को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दोनों को आप लोग समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में सामान्यतः आता रहता है, कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच में अंतर क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो 3 पॉइंट्स मोस्ट एग्जाम में 3 या 4 पॉइंट से आते हैं लिखने को, आपका 3 पॉइंट से काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अलैंगिक जनन का मतलब होता है एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एक पेरेंट इन्वॉल्व हो तो अलैंगिक जनन, 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो या 2 गैमीट के माध्यम से 2 लैंगिक जनन प्रक्रिया होती है, तो कह सकते हैं लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा अंतर, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो जन्म लेने वाला नया जीव होता है, लगभग अपने माता पिता के समान होता है, सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिटी या कॉपी होता है। लेकिन लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा बनने वाला नया जीव क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है अपने माता पिता से, उसके अंदर दोनों गुण समाहित होते हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया काफी सिंपल होती है, सरल होती है, कम समय लेने वाली होती है, मिनिमम टाइम में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे अमीबा। आपको पता होगा कि अमीबा
अलैंगिक जनन करता है। आपको पता ये भी होगा कि अमीबा ये एक सबसे सिंपल प्राणी, सबसे सिंपल मतलब एक कोश के जीव है। इसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका के माध्यम से सारे इसके कार्य होते हैं। तो अगर ये अमीबा को जनन करना होगा तो क्या करता है, बाइनरी फिजन यानी दो भागों में बढ़ जाना, ये भी अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। तो क्या होता है, ये डिवीजन होगा, एक अमीबा दूसरा अमीबा यहाँ पे बन जाएगा। ये क्या हो गया, अलैंगिक जनन। ये कितना सिंपल हुआ, एक अमीबा के अंदर कोशिका विभाजन हुआ, या इसको कह लीजिए अलैंगिक जनन हुआ, दो अमीबा डिवाइड हो गया, सेम आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो ये दो अमीबा एक अमीबा से डिवाइड होकर के बना। अच्छा, ये प्रक्रिया काफी सिंपल नहीं लग रही। सपोज दैट एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर क्या हुआ, बाइनरी फिजन हुआ, दो बैक्टीरिया डिवाइड होकर के बन गए, यहाँ से दो बैक्टीरिया ने जन्म लिया। तो आप ये बताइए, ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया आपको सिंपल नहीं लग रही है, सरल नहीं लग रही है, कम समय में लेने वाली नहीं लग रही है? तो इसीलिए जो अलैंगिक जनन होता है सिंपल प्रक्रिया होती है, कम समय लेने वाली होती है, और काफी इजी होती है। वहीं दूसरी तरफ लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रक्रिया होती है काफी स्टेप बाय स्टेप विशिष्ट प्रकार की होती है, समय ज्यादा लेने वाली होती है, और काफी स्पेसिफिक होती है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन में जो प्रक्रियाएं भाग लेती है वो काफी समय लेने वाली होती है, स्टेप बाय स्टेप। इन लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या? तीन भागों में, तीन चरण को मिलाकर के लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन क्यों विशिष्ट होता है, क्यों टाइम टेकिंग वाला होता है, ठीक है। तो तीन, आपको शायद आई होप कि आपको तीनों डिफरेंस, तीनों अंदर आपको पता चल गया होगा। क्या अंतर है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस आपको पता चला। पहला तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर दूसरा, अलैंगिक जनन में जो जन्म लेने वाला जीव होता है अपने माता पिता की तरह सिमिलर होता है, अलैंगिक जनन में डिफरेंट होता है, वेरिएशन होता है। तीसरा, अलैंगिक जनन कम समय में, सिंपल और इजी प्रोसेस में होता है, स्टेप में होता है। लैंगिक जनन काफी समय लेने वाली प्रक्रिया है। लैंगिक जनन काफी विशिष्ट और चरणबद्ध तरीके से होता है, काफी समय लेने वाली प्रक्रिया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि लैंगिक जनन किन किन चरणों से होकर के पूर्ण होता है। तो लैंगिक जनन चाहे पौधों में होता है चाहे जीवों में होता है, तीन स्टेप, तीन चरणों से होकर के गुजरता है, और इन तीन चरण मिलकर के लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। पहला, सबसे पहला जो मध्य की प्रक्रिया है वो है निषेचन, निषेचन फर्टिलाइजेशन। दूसरा, इसके पहले पूर्व निषेचन, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा, तीसरा पश्च निषेचन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है तीन स्टेप। पहला क्या है, निषेचन, उसके पहले वाली प्रक्रिया पूर्व निषेचन, और थर्ड पश्च निषेचन। ये तीन घटनाएं, ये तीन इवेंट्स, ये तीन स्टेप्स मिलकर के लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। मतलब लैंगिक जनन की प्रक्रिया ये तीन चरणों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले पूर्व निषेचन की घटनाएं, दूसरा निषेचन की घटनाएं, और तीसरा है आपका पश्च निषेचन की घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। पहला पूर्व निषेचन, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा निषेचन फर्टिलाइजेशन, और थर्ड पश्च निषेचन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यही तीनों चरणों मिलकर के, यही तीन चरणों में होकर के निषेचन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ये तीनों स्टेप का मतलब क्या है। हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर आज इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। निषेचन लेते हैं। निषेचन क्या होता है, किसी भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया में, चाहे वो पौधों में हो चाहे जंतुओं में हो, निषेचन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट का मिलना, ठीक है। नर तथा मादा युग्मक का मिलना या फ्यूजन होना। फ्यूजन मतलब एक, दोनों मिलकर के एक हो गए, इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। कभी कभी इसके लिए सिंगैमी वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट का मीट या फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, लेकिन निषेचन तो प्रक्रिया तब होगी जब गैमीट बन जाएंगे या युग्मक बन जाएंगे। तो आपको ध्यान देने की बात यह, निषेचन के पहले की घटना कहलाती है पूर्व निषेचन, यानी यहाँ पर मादा और नर युग्मक अभी बने नहीं है। जब बनेंगे तब तो निषेचन होगा। तो यहाँ पर अगर ह्यूमन की बात करें तो शुक्राणु और अंडाणु, यानी पूर्व निषेचन की प्रक्रिया जो होती है, निषेचन से पहले की जो प्रक्रिया होती है पूर्व निषेचन कहलाती है। यहाँ पे दो प्रक्रिया मिलकर के बनती है। पहला होता है
गैमेटोजेनेसिस युग्मक का निर्माण, और दूसरा होता है गैमीट का ट्रांसफर, मतलब युग्मक जब बन जाएगा तो मेल और फीमेल एक पास जाएंगे, यानी तब जाएंगे जब पहुंचेंगे एक पास, तो ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले पूर्व निषेचन की घटना है, और पूर्व निषेचन की घटनाओं में दो घटनाएं सम्मिलित है। पहला युग्मक का निर्माण, गैमीट का जेनेसिस या गैमीट का फॉर्मेशन, या शुक्राणु का अंडाणु का निर्माण। अच्छा, शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया, यानी मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, तो भैया निषेचन तब होगा जब दोनों एक पास पहुंचेंगे। तो जब दोनों एक पास पहुंचते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ गैमेट है और गैमेटोजेनेसिस है, ये पूर्व निषेचन की घटनाएं में आती है, और जब ट्रांसफर हो गया और मेल फीमेल गैमेट एक पास आ गए तो अब क्या होगा, निषेचन की घटना है। और निषेचन का मतलब होता है मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन। इसके लिए अगर ह्यूमन की बात करें, एनिमल्स की बात करें, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिनगैमी। ठीक है। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, सपोज दैट स्पर्म है, अभी मेल की ह्यूमन की केस में बात करते हैं, ये ओवम है, अब यहाँ पे फ्यूजन हो गया तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट एक सेल होती है, ठीक है, ये सबसे एक छोटी सेल होती है। अब इसके अंदर क्या होगा, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, और ये जाइगोट डिवाइड होकर के एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32 ऐसे कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा, और क्या बनेगा, एम्ब्रोयो। अब निषेचन हो गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया, अब इसके बाद की घटना कहलाएगी पश्च निषेचन, यानी अब जब भ्रूण बन गया तो माता के शरीर के अंदर उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा, बच्चे का निर्माण होगा, ये घटना कहलाएगी पश्च निषेचन। तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में 3 स्टेप, 3 चरण होते हैं, 3 चरण मिलकर के लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्व कहते हैं। पहला पूर्व निषेचन, दूसरा निषेचन, और तीसरा होता है पश्च निषेचन। अब एक ध्यान देने वाली बात है, पूर्व निषेचन की घटनाओं मैंने बोला दो निषेचन की दो प्रक्रिया सम्मिलित है पूर्व निषेचन में, प्री फर्टिलाइजेशन में। पहला युग्मक का निर्माण, गैमीट यानी मेल और फीमेल यानी नर तथा मादा युग्मक बनेंगे तभी तो निषेचन होगा। तो पहले क्या होगा, नर तथा मादा युग्मक बनेंगे। अब देखिए जंतुओं की अगर बात करें तो नर युग्मक मादा युग्मक अलग अलग बनते हैं, और वो जंतु आपस में एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं तो गैमीट का ट्रांसफर कर देते हैं, यानी मेल गैमीट। अगर ह्यूमन की बात करें तो जो शुक्राणु होगा, स्पर्म होगा, अंडाणु के पास पहुंचा दिया जाएगा मेल के द्वारा। परंतु पौधों में कैसे होगा, मान लेते जैसे पपीते का पेड़ है, तो मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है, या अधिकतर पौधे जो अलग अलग होते हैं, एक लिंगी होते हैं, उनका मेल पार्ट अलग है, फीमेल पार्ट अलग है, तो उनके जो मेल गैमीट होंगे अलग बनेंगे, फीमेल गैमीट अलग बनेंगे। परंतु फिर मिलेंगे कैसे, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब दोनों का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर पौधों में ट्रांसफर आपस में पौधों के द्वारा नहीं होता, मीडियम के द्वारा होता है, माध्यम के द्वारा होता है, जैसे हवा के द्वारा, जल के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा। ये जो मीडियम होता है, यानी शुक्राणु एक इनके मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना, इस प्रक्रिया के लिए एक स्पेशल शब्द होता है पॉलिनेशन। क्या होता है, पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं परागण। अब ये परागण अलग अलग मीडियम के वजह से, अलग अलग मीडियम के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। इसको कल आपके नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक स्टेप में बताएंगे, परंतु अभी समझाने के लिए आपको बता दें, जैसे अगर आपको हवा के माध्यम से पॉलिनेशन हो रहा है, एयर पॉलिनेशन हो रहा है, इसको वायु परागण बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे एनिमोफिली। एनिमोफिली में एनिमो लगा हुआ है, एनिमल नहीं होता, एनिमल के लिए जूफिली वर्ड यूज करते हैं। एनिमोफिली मतलब एयर करंट के द्वारा, ठीक है, तो एनिमल के अगर एयर के द्वारा पॉलिनेशन होगा, परागण होगा, एनिमोफिली। जल के द्वारा होगा यानी जल परागण, हाइड्रोफिली। जंतु के द्वारा होगा यानी जंतु परागण, जूफिली। और कीट के द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा, एंटेमोफिली। अगर बर्ड के द्वारा, पक्षी के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली। अगर सांप के द्वारा होता है तो ऑफियोफिली। अगर बैट चमगादड़ के द्वारा होता है तो सिनेप्टोफिली। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये परागण की घटना है और ये आपके लैंगिक जनन के 3 स्टेप। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज हमने सिर्फ लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बेसिक बातें की, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। और फर्स्ट चैप्टर आपका इस सिलेबस में कटा हुआ, फिर भी हमने स्टार्ट इसलिए किया ताकि अगर जब तक आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं होगा, सेकंड थर्ड चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसकी कुछ और समरी में बातें करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज लोगों तक शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच।